क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन नंबर 14 में एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 4 5, 3 4 5 और 0 यदि x का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, फिर 1 से 3 के बीच में है और फाइनली 3 से 10 के बीच। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो चेक करना होता है वो चेक करना रहेगा 0 से लेकर 10 के बीच में, क्योंकि बाकी जो 0 से लेकर हमारे पास मान है, 0 से लेकर 1 है, 1 से 3 है, फिर 3 से 10 है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 0 से लास्ट कहाँ नंबर पे पहुंच रहे हैं, 10 पे। ठीक है, बाकी का चेक कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। बिल्कुल, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सारा ये अंतराल में 1 से लेकर 3 तक के अंतराल में हम इसको सतत बोल सकते हैं। तो हम चेक करेंगे x बराबर 0 के लिए। x बराबर 0 के लिए अगर आप वैल्यू निकालोगे तो f ऑफ x कहाँ पे डिफाइन होगा, 0 किसके इक्वल है, यहाँ पे। तो f ऑफ x बराबर होगा 3 के, इसमें आप 0 रखोगे तो आपको मिलेगा f ऑफ 0 का वैल्यू कितना, 3। इसके लिए अगर LHL निकालने जाओगे तो LHL में क्या रखोगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। 0 माइनस एफ एक्स के लिए कौन सा वाला डिफाइन है, x अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स। कौन सा वाला लेंगे 0 से छोटे वैल्यूज के लिए, 0 से छोटे वैल्यूज के लिए हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 से बड़े ही रखना है। तो फिर हम एक काम करते हैं, 1 से लेकर 10 तक के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, f ऑफ 0 का मान आ गया। f ऑफ 1 का मान देख लो कितना आएगा, f ऑफ 1 का मान कितना आएगा, f ऑफ 1 यहीं पे रख सकते हैं सिर्फ, और कहीं नहीं रख सकते। तो f ऑफ 1 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। फिर f ऑफ 3 के लिए चेक करो, f ऑफ 3 आप कहाँ रख सकते हो, तो सिर्फ इसमें, क्योंकि यहाँ पे x बराबर है 3 के और 3 से बड़ा है। तो f ऑफ 3 पे इसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। f ऑफ 10 के लिए देख लो चेक करके, f ऑफ 10 कहाँ रख सकते हो, यहीं पे रख सकते हो। तो f ऑफ 10 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 5। हम देख ले रहे हैं 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए चेक कर लो, क्योंकि 1 के लिए क्या कर सकते हो, 1 से छोटे मान भी रख सकते हो, 1 से बड़े मान भी रख सकते हो। और 10 के लिए, अच्छा एक काम करते हैं, 1 और 3 के लिए चेक कर लो, इसलिए क्योंकि 1 और 3 के छोटे और बड़े मान सब जगह रख सकते हो। मैं अगर 0 को ले रहा हूं ना, तो 0 में प्रॉब्लम क्या जा रही है कि 0 का आप x का मान 0 से बड़ा, उसके लिए तो डिफाइन हो रहा है, लेकिन x का मान 0 से छोटे के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो कंफर्म है 0 पे वो सतत होगा, कंफर्म सतत होगा, क्योंकि दो वैल्यूज है, या तो बड़ा या बराबर, और दोनों के मान इक्वल ही आएंगे। क्या आएंगे, 3 ही आएंगे। नहीं मानते हो तो चेक करके देख लो, जब आप x का मान 0 रखोगे तब भी 3 आएगा, x का मान 0 से बड़ा रखोगे तब भी कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो दोनों ही, क्योंकि f ऑफ x जो है ना, वो किसी नंबर के, जब भी कभी कभी किसी नंबर के इक्वल आ जाता है ना, तो x का मान कुछ भी बदलते रहो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि 3 के साथ x है ही नहीं। अगर x होता तो फर्क पड़ता, x है ही नहीं, तो उस केस में 0 पे ये क्या हो जाएगा, सतत ही रहेगा। ठीक है, 1 के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 और 3 तो ऐसे वैल्यू है हमारे पास जहां पे हमें 3 से बड़ा भी मिल जाएगा, 3 से छोटा भी मिल जाएगा, 1 से छोटा भी मिल जाएगा, 1 से बड़ा भी मिल जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस, अब दो मान के लिए चेक कर रहे हैं, एक किसके लिए, x बराबर 1 के लिए पहले चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद 3 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो x बराबर 1 के लिए इसका जो मान है f ऑफ 1 का वो कितना है, 3 है। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x अप्रोच टू 1 माइनस, 1 माइनस के लिए किसको, fx में से किसको उठाएंगे, 1 माइनस के लिए। तो कंफर्म है 1 माइनस के लिए ये वाला दिख रहा है, एक से छोटे मान x में यही है, तो उसका मान कितना आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 3। RHL को चेक करेंगे, RHL को जब चेक करेंगे तो वहां पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस ऑफ fx, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस के लिए कौन सा वाला फंक्शन उठाओगे, 1 प्लस मतलब एक से बड़े मान, एक से बड़े x के मान एक से बड़े कहां पर है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, तो हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1 का वैल्यू, f ऑफ 1 का वैल्यू नॉट इक्वल है LHL के, और LHL नॉट इक्वल है RHL के, मींस तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और उस कंडीशन पर x बराबर 1 पर फलन कैसा हो जाएगा, फलन असतत होगा। तो f ऑफ 1 पर असतत होगा, f ऑफ 0 पे क्या होगा,
सतत होगा। अब हम 3 के लिए चेक कर रहे हैं, 10 के लिए और बता रहा हूं मैं। एफ ऑफ 10 जब इसमें रखोगे तो 10 पे मान कितना आएगा 5, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ 10। जब आप 10 से छोटा मान रखोगे तो 10 से छोटा आप कुछ भी रखो, क्योंकि एफ एक्स चूंकि 5 के बराबर है। अब आप इसमें चाहे x का मान कुछ भी रखो, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। तो 10 के लिए भी क्या हो गया, ये 10 के लिए क्या हो गया, सतत हो गया ना। असतत कैसे हुआ, सतत हुआ। और 1 के लिए चेक करने जा रहे हैं तो 1 के लिए क्या आ रहा है, ये असतत आ रहा है। इसके बाद 3 के लिए और चेक करेंगे, ठीक है। 0 और 10 पे तो ये क्या आ गया, सतत आ गया है ना। अब हम लोग 1 और 3 के लिए चेक कर रहे हैं। 1 के लिए तो ये असतत है, 3 के लिए और चेक करेंगे, मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे आती भी है डिफिकल्टी तो फिर ये बैठा हुआ है, इससे पूछो, है ना। देखो करोगे और मुझसे पूछोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा बताने में, इसलिए क्योंकि पता रहेगा तुम्हें भी कि तुम यहाँ पे अटके थे। इन केस तुम मुझसे पूछ रहे हो क्वेश्चन और तुमने वो किया ही नहीं है, तो एक तरीके से वो तुम लोगों के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। वो तुम कहीं से भी कर लो, मोबाइल से निकाल के कर लो, वो तुमको मोबाइल से मिल जाएगा, है ना। उस सॉल्यूशन से कुछ महत्व नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम जब एग्जाम में बैठोगे ना तो पता जब चलता है। रोड पे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे गड्ढा है, तुमको जाओगे ना अंदाजा नहीं रहेगा गड्ढा कहाँ पे, लेकिन अगर तुम उस रोड पे खुद जा रहे हो और पता करके आ रहे हो कि गड्ढा किस जगह पे, सेकंड टाइम जब जाओगे ना तो पता लग जाएगा कि गड्ढा इस जगह पे था, पता लगेगा ना। तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो बता दूंगा गड्ढा वहाँ पे है, तुम जब जाओगे ना नहीं पता चलेगा। तुम क्वेश्चन करोगे तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे अटक रहे हो। अगर वो चीज यहाँ आके क्लियर करोगे कि भैया कर तो रहे थे लेकिन इस जगह अटक रहे हैं, वो वहां से मैं क्लियर करूंगा तुमको, तुम उसके आगे कर लोगे। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो तुमको क्वेश्चन का अदर पार्ट याद नहीं रहेगा। अदर पार्ट क्योंकि तुम कर ले रहे थे, तुमको वो वाला पार्ट रहेगा जहाँ पे तुम अटक रहे थे। और वो अटकने वाला पार्ट अगर क्लियर हो जाता है ना तो क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और बिना करे अगर पूछोगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमसे क्वेश्चन कहाँ पे नहीं बन रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, अब ये तूने करके तो नहीं देखा होगा इतना मुझे भी पता है ना। ये है प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ, क्योंकि अगर करोगे नहीं ना, ये क्वेश्चन चलो बता दे रहा हूँ, उसका प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को खुद से नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ इस क्वेश्चन को अटकोगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ तुमने इसको पढ़ा और सोच लिया कि ये अपने से नहीं होगा। यदि x का मान लेस देन एंड इक्वल है 3 और यदि x का मान ग्रेटर देन है क्या 3, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया 3 के लिए सततता जांच करनी है इसकी। अगर ये बोल रहे हैं a और b के मान निकालना है और x बराबर 3 पे ये सतत है, x बराबर 3 पर अगर ये सतत है, x बराबर 3 पर ये क्या है, सतत है, तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर ये x बराबर 3 पर सतत है तो कंफर्म है कि f ऑफ 3 का जो मान होगा वो उसकी लिमिट जो आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, f ऑफ x की, वो कंफर्म है बराबर होगी किसकी, राइट हैंड लिमिट ऑफ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर 3 पर सतत है, अगर ये फंक्शन 3 के लिए सतत है तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, कर रहा होगा कंफर्म। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा तो इसको सारे को रख दो उठा के। तो x पहले तो f ऑफ 3 का मान निकाल लो। f ऑफ 3 का मान कहां से निकालोगे, कौन से वाले से f ऑफ 3 का मान निकल सकता है, किससे, पहले वाले से। डरा मत करो, यहाँ देखो ना मार्क कहाँ पे लगा हुआ है इक्वल का, इसका इस मार्क का मतलब होता है x का मान अगर 3 से छोटा रखना है तो भी आप इसी में रखोगे, और x का मान अगर बराबर 3 के रखना है तो भी इसी में रखोगे, कि बराबर का मार्क लगाया इसीलिए। तो f ऑफ 3 का मान सिर्फ यहाँ रख सकते हो, a गुणा 3 धन 1, आंसर आ जाएगा 3a प्लस 1। इसके बाद तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाओगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि अब आप लिमिट x अप्रोच टू, अब यहाँ पे देखो x का मान तो किसके लिए निकाल रहे हैं, 3 के लिए, और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, h टेंड्स टू 0, क्योंकि हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 3 माइनस h से। तो एक काम करते हैं, x को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 3 माइनस h से, h टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 3 माइनस h ऑफ fx, 3 माइनस h ऑफ fx अगर देखना चाहेंगे तो वो कहाँ से मिलेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 किस में रखोगे, 3 माइनस h। 3 माइनस h का मतलब 3 से छोटे मान, 3 से छोटे मान के लिए कौन डिफाइन है, पहला वाला। तो वहां पे a तो एज इट इज आएगा, आप x को रिप्लेस कर रहे हो किससे, 3 माइनस h से, और बाकी क्या आएगा प्लस का
1। सारे मान रख दोगे तो तुम्हें मिलेगा h का वैल्यू 0 रख दो, a का गुणा अगर कर भी दोगे तो h का मान तो 0 ही है, तो 3a प्लस 1 यहाँ से मिलेगा, 3a प्लस 1 यहाँ से मिलेगा। देन आप जाओगे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, तो राइट हैंड लिमिट जब निकालने जाओगे तो लिमिट h अप्रोच टू x अप्रोच टू, अब यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 3 प्लस h से, और h टेंस टू कितना रहने वाला है 0। लिमिट हम लोग यहाँ पे x को रिप्लेस कर रहे हैं 3 प्लस h से f ऑफ x, और जैसे ही करेंगे लिमिट तो यहाँ पे कर देंगे h टेंस टू 0, और f ऑफ 3 प्लस h के लिए कौन सा वाला फलन परिभाषित होगा, कंफर्म है यही वाला होगा, क्योंकि सारे 3 से बड़े मान किस में रखना है, इसमें, तो b के साथ आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस h, और प्लस में क्या आ जाएगा 3। अब अगर तुम इसमें h का मान रख दोगे 0 तो तुम्हें मिलेगा 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। अब ये तीनों मान मिल गए ना, इन तीनों मान में ये बोला है कि ये सतत है 3 के लिए, तो ये सारे मान रख दो। f ऑफ 3 का जो मान आया है वो आया है 3a प्लस 1, फिर f ऑफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो भी आई है 3a प्लस 1, और राइट हैंड जो लिमिट आई है वो आई है 3b प्लस 3। तुम्हें क्या निकालना है, a और b के मान निकालना है, तो a और b के मान निकालने के लिए इस वाले का इससे कंपैरिजन कर दो और इस वाले का इससे कंपैरिजन कर दो। इसका इससे करोगे तो यहाँ से a का मान क्या मिल जाएगा 0, इन दोनों का करोगे कंपैरिजन तो 3a प्लस 1 बराबर होगा 3b प्लस 3, a का मान तो हो गया 0, तो उसके सापेक्ष ये मिलेगा 1, फिर मिलेगा 3b प्लस 3, 3 को इधर ले आओगे तो बचेगा -2, b आ जाएगा 3b एंड b आ जाएगा -2/3। या रेशो में निकालने की कोशिश नहीं, एक मान तो 0 होना ही पड़ेगा। चेक कर लो एक बार आंसर इसका, एक बार आंसर चेक करो कितना आ रहा है, थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। a का मान 0 ही है, दोनों को रेशो में ले लेंगे, ठीक है ठीक है, a और b के मान निकाल सकते हैं अलग अलग। ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हारे पास है। अगर हम कंपेयर करें दोनों को, किस किस को, इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। इधर a और b को एक साथ कर लो तो ये आ जाएगा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 3 को कॉमन ले लो, a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आंसर कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, a बराबर b, a अच्छा a बराबर b बराबर 2/3, ऐसा नहीं, a बराबर b प्लस 2/3। अच्छा ये a बराबर b, हाँ a बराबर यहाँ से आ जाएगा b प्लस 2/3। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे समझ में या नहीं आया? तो उसको लिख लेना, बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है 17, और एग्जाम्पल नंबर 17 में बोला गया है कि साइन फलन के सांतत्य पर विचार करो। साइन का ग्राफ देखा है तुम लोगों ने, साइन का जो ग्राफ होता है वो देखा है या नहीं देखा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया नहीं क्या साइन का ग्राफ इस तरीके से रहता है, तो क्या इसे बनाने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ रहा है क्या? नहीं उठाना पड़ रहा ना, कंटिन्यू जा सकते हैं। अब जिधर से भी स्टार्ट करना हो यहाँ से करेंगे तो कुछ इस तरीके से कंटिन्यू ऐसे ही चलता है। तो इसके लिए हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा। तो fx जो है वो हमें दिया हुआ है कि sin x है, और इसका हम x बराबर 0 के लिए या x बराबर मान लो c के लिए भी चेक करना चाहो, 0 के लिए करोगे तो भी आ जाएगा, c के लिए करोगे तो भी आ जाएगा। वैसे तो हम 0 के लिए ही करते हैं, 0 से अच्छा क्लियर हो जाता है। ठीक है, बट एक बार c के लिए बता दे रहा हूँ, एक बार 0 के लिए बता दूंगा। f ऑफ c रखोगे तो आंसर आएगा साइन के साथ c। लेफ्ट हैंड इसकी लिमिट निकालने जाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखोगे लिमिट x अप्रोच टू कितना 0 c प्लस h। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप x को रिप्लेस कर रहे हो c माइनस h से, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं c माइनस h ऑफ fx। तो यहाँ पे हम h को टेंस करेंगे 0 के लिए, और ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये जो c माइनस h है
ये हम रख देंगे साइन के x की जगह पे, कितना रख देंगे, c माइनस एच। इधर पे अगर फॉर्मूला यूज करें, लिमिट h अप्रोच टू अभी भी रहने वाला है 0। अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो साइन a माइनस साइन b, ये फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब आप h का वैल्यू रख दो, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते। h का वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे, h का वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। दैट्स वाई यहां से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ साइन c। और यहाँ पे c का मान तो हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन h का दिया है। h का जैसे ही 0 रखेंगे, साइन 0 पे क्या होता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, तो आंसर क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल आ गई। अब देख लो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को जब जाओगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोच टू कितना, c प्लस h। c प्लस h के लिए यहाँ पे तुम ये बोलोगे कि x को रिप्लेस कर रहे हैं c प्लस h से, और h टेंस टू कितना रहने वाला है, 0। किस में रख रहे हैं, f ऑफ x में। लिमिट h टेंस टू कितना, 0, और साइन के साथ अब कौन आ जाएगा, c प्लस h। और c प्लस h का फॉर्मूला अगर ओपन करोगे तो लिमिट अभी भी h टेंस टू 0, साइन का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। यहाँ प्लस आएगा क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक। अब आप h का वैल्यू 0 रख दो, तो जैसे ही h का वैल्यू यहाँ 0 रखोगे, cos 0 कितना होता है, 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन c मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही h का वैल्यू 0, साइन 0 पे 0, तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, साइन c। अब इतना तो समझ में आ गया कि f ऑफ c का जो वैल्यू आ रहा है वो बराबर आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और बराबर आ रहा है, तो फिर ये सतत होगा नहीं होगा, होगा ना। अगर मैं यहाँ पे 0 भी रख के चलूँ तो c की जगह पे 0 रखूंगा तो f ऑफ 0 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ c का मान 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। अब आप देखो ये भी तो यही आया है, तो c का मान यहाँ भी कितना रखोगे, 0, तो ये भी हो गया 0, और यहाँ रखोगे 0 तो ये भी हो गया। समझ में आ गया। मैंने जैसा कि बताया, यहाँ पे फॉर्मूला आप नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, फॉर्मूला यूज करोगे तो भी चलेगा, आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो साइन की जगह पे आप कौन आ गया, कॉस आ गया। वापस से 0 के लिए भी बता सकते हो, c के लिए भी बता सकते हो। c लगाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस, अभी भी ये सारी चीजें सेम रहेगी, fx भी सेम रहेगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, कॉस। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसके लिए यूज हो जाएगा। कॉस के लिए जब करते हैं तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव आता है। और दूसरी बात, कॉस के साथ c, कॉस के साथ h, प्लस साइन के साथ c और साइन के साथ, थोड़ा सा ये चेंज रहता है, कॉस का फॉर्मूला अलग है, साइन का फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, फॉर्मूले पते हैं या नहीं पते, माइनस लेगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन a प्लस माइनस b, साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b। और अगर कॉस आएगा तो a प्लस माइनस b, कॉस a कॉस b माइनस प्लस साइन a साइन b, ठीक है, एक ही में दोनों के लिए। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, माइनस है तो प्लस आया, कॉस के साथ आया। अभी देखो आप h अप्रोच टू 0 रख दो, h अप्रोच टू 0, साइन 0 पे 0, ये पूरा 0, h अप्रोच टू 0, यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1, आंसर क्या आ जाएगा, cos c। फिर यहाँ पे भी वही चीज करोगे, तो यहाँ पे वापस से प्लस वाला है तो बीच में बस माइनस आ जाएगा, और फॉर्मूला एज इट इज, cos a cos b, cos a का मतलब cos c cos h, और माइनस का मार्क आ जाएगा साइन c और साइन h। वापस से यहाँ h का रखोगे 0 बना देगा, इसमें h रखोगे 1 बना देगा, आंसर आ जाएगा cos c। आ गया f ऑफ c का वैल्यू इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल आ गया, तो ये भी कैसा हो गया, सतत हो गया। अगर ये दोनों सतत है तो इनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शन बनेंगे, जितने भी हमारे कॉस साइन से रिलेटेड टेन कॉट बनेंगे, वो भी कैसे आएंगे, सारे के सारे सतत ही होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 18 बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 18 तुमको लिखने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें तुम क्या करोगे, स्टार्ट में जो लिखा है वहीं तक लिखोगे, फलनों के संयोजन वाला जो है ना वो काट दोगे, वो लाइन तुम मत लिखना, ठीक है, फलनों के संयोजन वाला काट दोगे।
क्योंकि हमें वहाँ पे संयोजन वाला नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे डिवाइड वाला चाहिए। ठीक है, तो 10x बराबर लिख सकते हो 10x बराबर लिख सकते हो fx अपॉन gx, और लिख सकते हो fx तथा gx x बराबर c के लिए सतत फलन है, तो इनका भाज्य भी सतत होगा, जो कि क्या है 10x। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रमेय नंबर 2 में लिखा हुआ है कि f और g दोनों सतत है, तो इनका f और g भी सतत होगा। तो प्रमेय नंबर 2 में लिखा हुआ है, उसको नोट डाउन कर लेना, प्रमेय नंबर 2 को। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है ऐसे ही करोगे। मैंने बोला ना कि यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो आप h टेंस टू 0 रख देते तो cos c आ जाता। यहाँ पे आप क्या करते, साइन की जगह cos रहता, तो यहाँ पे भी आप h का वैल्यू 0 रख देते, cos c आ जाता डायरेक्ट। अगर यहाँ पे मान लो ये क्वेश्चन में ही ऐसा दिया हुआ है fx बराबर है sin x स्क्वायर, तो फिर आप ये मत करना, ये फॉर्मूला यूज ही मत करना, डायरेक्ट h को रिप्लेस कर देना 0 प्लस h से, और उसका लगा देना स्क्वायर, या यहाँ पे c लिखोगे तो h का वैल्यू 0 रख देना, ये आ जाएगा sin c स्क्वायर। f ऑफ c का वैल्यू निकालोगे तो वो भी आ जाएगा sin c स्क्वायर, और माइनस का निकालोगे वो भी आ जाएगा sin c स्क्वायर, तो वो भी कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा। प्रमेय नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 19 और एग्जाम्पल नंबर, ये सूत्र लगाएंगे नहीं ना, हम डायरेक्ट कर देंगे। हाँ मत लगाओ, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि लगाओ, मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, नहीं भी लगाओगे तो भी काम बनेगा, है ना। वो तो सिर्फ मैंने बताया है कि इनकेस कहीं तुमको सॉल्यूशन ऐसा मिल जाए तुम बोलोगे कि यार ये डायरेक्ट बता दिया, गलत नहीं है। ये यूज करोगे तो भी आंसर आएगा, ये यूज करोगे तो भी आएगा, है ना, गलत नहीं है दोनों में कुछ। हाँ डायरेक्ट हो जाएगा, तो समझ गए। इसको भी नोट डाउन करो। इसके बाद अब तुम्हारे एक्सरसाइज के साइन कॉस वाले क्वेश्चन से, जिसमें समझ में आ रहा है सतत होगा नहीं होगा, अभी जैसे अभी तक के जितने भी प्रोसेस कर रहे थे, LHL जैसे निकालते थे, RHL जैसे निकालते थे, सेम वही सारी चीज़ें कॉस साइन के अंदर करना है। ठीक है, सेम वही चीज़ें करना है, कुछ भी अलग नहीं है। ट्राई करना, जो नहीं बनेगा पूछ लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 मैं बताऊंगा, और बुक कॉपी की जो ऊपर वाली जगह है, कॉपी की जो ऊपर वाली जगह वहाँ पे लिख लो। तुमको प्रमेय नंबर 2 लिखना है, एग्जाम्पल नंबर 18 लिखना है, और एग्जाम्पल नंबर 19 करना है। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे होमवर्क के लिए 19 नंबर मैं बताऊंगा, गोला बना लो वहाँ पे। और 19 से लेकर आप पूरे क्वेश्चंस ट्राई करोगे 34 तक। ठीक है, 34 नंबर वाला भी मैं बता दूंगा। ठीक, अब मतलब कर लोगे सारे क्वेश्चन, जो नहीं बनेगा पूछ लेना। ठीक है, 1-2 दिन का टाइम है, पूरा आराम से करो, उसके बाद ही डिफरेंटिबिलिटी पे आएंगे जब ये पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है जी, ये वाला भी